जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में बड़े ही शानदार और बेहतर वाले अंदाज में आप सभी जुटे होंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी सारी क्लासेस को लेने के बाद एक बहुत अच्छा रिवीजन अपना करते होंगे, क्योंकि रिवीजन ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक लंबे समय तक चीज़ों को अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जब हमारा समीप होता है, हमें जो डर सताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन याद नहीं है। रिवीजन के कारण ही, रिवीजन ना करने के कारण ही होता है, और रिवीजन करेंगे तो फिर आपको ये समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत कर लूँगा। और कल की क्लास से क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। कल हमने पढ़ा था बर्नौली की प्रमेय, पृष्ठ तनाव। तो मुझे आप पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइए। पृष्ठ तनाव का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। बताओ, सरफेस टेंशन की यूनिट आपकी क्या होती है? पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक होता है? सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राहुल भाई गुड मॉर्निंग, सोनम गुड मॉर्निंग, मनीष सलोनी गुड मॉर्निंग, आकाश लव यू भाई, बहुत सारा प्यार आपको। साक्षी राधे राधे, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। गुड़िया राम राम, राधे राधे भाई। अभिषेक भाई गुड मॉर्निंग। अनु मॉर्निंग, पवन कुमार भाई नमस्ते, जय श्री राम। अभिषेक मौर्य नमस्ते सर जी, आप कैसे हैं? मैं डेली रिवीजन करता हूँ। बहुत अच्छा हूँ भाई अभिषेक, से आप अच्छे हो। आप रिवीजन कर रहे हैं निश्चित, पर आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उत्तम भाई राम राम, नमस्कार। डोकिंग क्या होता है? शायद डोकिंग नहीं, आप बात कर रहे होंगे मेरे से डेकिंग की। डेकिंग, अगर आप देख रही है आपने न्यूज़ की, इसरो ने डेकिंग की है। तो डेकिंग का मतलब होता है कि दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ देना। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो अगर आप किसी भी ग्रह पर आदमी भेज रहे हैं, तो आपको फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपको दो सैटेलाइट्स को डेक करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और इसरो ने ये काम करके विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारा भारत देश केवल उन 4 देशों की श्रेणी में शुमार हो गया है जो आज तक ये कर पाए हैं। अब से पहले केवल 3 देश ऐसा कर पाए थे, लेकिन भारत एक चौथा देश बन चुका है। और ये बात शायद किसी को नहीं पता होगी, ये न्यूज़ किसी ने नहीं पढ़ी होगी। बाकी किस पे हमला हुआ है? वो रणबीर कपूर है, शाहिद कपूर है, कौन है? उस पे कुछ हमला हुआ है, ये न्यूज़ शायद सबने पढ़ ली होगी। आप सबको पता है ना? ईमानदारी से बताओ कि किसी एक्टर पे हमला हुआ है कल। मुझे शक्ल याद है, लेकिन उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है, शायद मीडिया की भी हमारी गलती है कि ऐसी चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, बल्कि इधर-उधर की चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं। चलिए तो आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड, शानदार आंसर है आपका, न्यूटन पर मीटर। तो पृष्ठ तनाव की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। आपका एकदम बहुत अच्छा आंसर है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं आज। और अभी हम हैं, ठोसों का प्रसार हमने पढ़ लिया, द्रवों का प्रसार हम अभी चल रहे हैं, यानी लिक्विड्स के, सॉरी प्रसार नहीं, प्रेशर। द्रवों के दाब पे अभी हम चल रहे हैं, लिक्विड के प्रेशर पे अभी हम चल रहे हैं। लिक्विड के प्रेशर में एक छोटा सा टॉपिक और आपका बचा हुआ है, जिसका नाम है जल का असामान्य प्रसार। इसमें लिखिए आप, जल का असामान्य प्रसार, यानी कि एब नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एब नॉर्मल एक्सपेंशन, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखो, जल के असामान्य प्रसार से क्या मतलब है? एक प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, जल का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? बताओ कौन कौन उत्तर करेंगे इस बात का। वाटर का वॉल्यूम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? शायद इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते होंगे, अगर आपने हल्की फुल्की भी आज से पहले तैयारी की है तो। जरा देखें कौन कौन जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो रोहित कश्यप का आंसर आया है 100। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। दीपू बरेली 4, विकी गुजर 4, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कुछ बच्चे 100 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं। इस तरह के उत्तर यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। कुछ साथी -4 भी कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, एग्जामिनर चाहे तो अगर आप ये भी मान बैठे ना कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और आप थोड़ी सी आंखों को ना खोलें, तो एग्जामिनर आपका बेवकूफ़ बना सकता है, जैसे मैंने अभी बना दिया।
मैंने कहा था जल का आयतन, मैंने वॉल्यूम कहा था, और वो जो होता है ना वो घनत्व होता है जिसका आप उत्तर कर रहे हैं 4, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। मतलब देखिए आप एक वाटर से रिलेटेड फैक्ट के आंसर कर रहे हैं। वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भी मतलब है, वाटर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का भी मतलब है। जो भी आप उत्तर कर रहे हैं कुल मिलाकर आपने वाटर से कहीं ना कहीं उनका रिलेशन पढ़ा है। बस आपकी गलती है कि आपने उनको हेडिंग के साथ नहीं पढ़ा कि 4 कब उत्तर करना है, 100 कब उत्तर करना है। आप दबादब धकाधक 4 उत्तर किए जा रहे हैं, जबकि मैंने आपसे आयतन, मैंने पूछा है आयतन कब अधिकतम होता है। तो आयतन मैक्सिमम नहीं होता है 4 पर, आयतन न्यूनतम होता है। चलो मैं बताऊंगा 4 पे क्या होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को हेडिंग के साथ पढ़िए थोड़ा सा, कि क्या हमसे पूछा गया है। यही पेपर को असल में आपके लेवल पे कभी रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाएगी, बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं कहता हूँ आरडब्ल्यू के हर टीचर जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतने में बात बन जाएगी, बशर्ते आप आसान चीज़ों को गलत मत कराना, आंखें बंद रखने की वजह से, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से। आओ जरा इसको पढ़ते हैं, जल का ऐसा मान्य प्रसार क्या होता है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बस इसमें एक लाइन लिखाऊं आगे बढ़ जाऊं, तो उससे आप ऐसे ही प्रश्न गलत करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ के पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं हर चीज़ को भूमिका के साथ पढ़ाता हूँ, अच्छे खासे समझ के साथ पढ़ाता हूँ। चलिए, तो उम्मीद है अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर करिए कि जैसे शहद है, मान लो मेरे पास, ये मेरे पास शहद है, कुछ हनी पड़ा हुआ है, और मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करने से इसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा। आयतन पे फर्क पड़ने पड़ने का मतलब है कि देखो शहद जो है, मान लो बर्तन में कुछ जगह घेर रहा है, मान लो जमीन पे जगह घेर रहा है, कुछ जगह घेर रहा है। अब आपने उसको गर्म करना शुरू किया, तो क्या वो जमीन पे ज्यादा जगह घेरेगा, यानी कि वो फैलेगा। अगर हाँ, आप कहिए कि वो आयतन ज्यादा घेर रहा है, जमीन पर ज्यादा जगह घेरने का मतलब वो आयतन ज्यादा हो रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है। तो अगर आप नॉर्मली किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, मतलब आप लिखो ऐसे कि सामान्यतः वस्तु गर्म होने पर फैलती हैं। भाई हर एक वस्तु आप उठाइए, प्लास्टिक उठाइए, शहद उठाइए, कुछ भी उठाइए, वो गर्म होने पे एक्सपेंड होता है, इवन लोहा तक एक्सपेंड होता है। सामान्यतः वस्तु गर्म होने पर फैलती हैं। गर्म होने पर, सॉरी बस इतना रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, गर्म होने पर, यानी कि जनरली ऑन हीटिंग, जनरली ऑन हीटिंग। तो बॉडीज के साथ क्या होता है कि वस्तुएं सामान्यतः गर्म होने पर, यहां लिखोगे फिर फैलती हैं, फैलती हैं यानी कि एक्सपेंड होती, एक्सपेंड्स। और एक्सपेंड होने से क्या होता है, फैलने से होता यह है कि उनका जो आयतन है, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज। और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब वस्तुएं गर्म होने पर फैलती हैं तो घनत्व पर क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी पर। तो आप एक बात समझिए, देखो डेंसिटी का मतलब है कि किसी चीज का डेंस होना, किसी चीज का मतलब घना होना। और अगर कोई चीज फैल रही है, मतलब समझो एक कमरे में लोग जो हैं, मान लो इस कमरे में 100 लोग हैं, घनत्व है। अब मैं इस कमरे को फैलाना शुरू कर दूं, इस कमरे का मान लो साइज बढ़ना शुरू हो गया, तो लोग दूर दूर हो जाएंगे, तो उनका घनापन घटेगा। कब बढ़ता है, जब वो नजदीक आते हैं, जब वो दूर जाते हैं तो उनका घनापन घट जाता है। तो आप कहेंगे कि अगर वस्तु गर्म हो रही हैं तो वो फैल रही हैं, और फैलने पर उनका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, लेकिन घनत्व जो है वो घटता है, घनापन जो है वो घटता है, यानी कि डिक्रीजेस। बताओ यहां तक बात आपको समझ गई। अब अगर गर्म होने पर ये फैलती हैं, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि भाई ठंडे होने पर सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ने पर इनका आयतन जो है, जब ये सिकुड़ेंगी तो कम जगह घेरेंगी, यानी आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। और जब ये सिकुड़ेंगी तो घनापन इनमें बढ़ेगा, यानी डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा। क्या ये बात बताने की जरूरत है?
बताएंगे सभी साथी कि सामान्यतः वस्तुएं गर्म होने पर फैलती हैं, जिससे उनका आयतन बढ़ जाता है और उनका घनत्व घट जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट चलो इसी में लिख ही लो कि ठंडा होने पर यानी कि ऑन फ्रीजिंग, ठंडा होने पर वस्तुएं सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं यानी कि ऑन फ्रीजिंग स्क्वीजेज। ऐसे लिख लो कि ये स्क्वीज होती हैं, सिकुड़ती हैं। और सिकुड़ने पे क्या होगा कि अगर मैं पूछूं आपसे उनका आयतन, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो आप कहोगे भैया सिकुड़ने पे वॉल्यूम जो है ना वो घटेगा, यानी कि डिक्रीजेज। और मैं पूछूं घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो आप कहोगे कि डेंसिटी उनकी बढ़ेगी, यानी कि विल इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? अब पता है, चलो पहले इतना नोट करो फिर बताओ कि हाँ मुझे यहां तक क्लियर है। यहां तक सभी को क्लियर है। और मैं कह रहा हूं कि ये सामान्यतः वस्तुओं के साथ है, मतलब दुनिया की अधिकतम वस्तुओं के साथ ऐसा होता है। लेकिन आओ अब चलते हैं पानी के पास, कि वाटर के पास क्या वाटर यही बिहेवियर शो करता है या वाटर के साथ कुछ अलग चलता है? वॉल्यूम क्या है एक्चुअली में? वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी द्रव एक बर्तन में कितना स्थान घेर रहा है। जैसे आपने एक गिलास में पानी भरा, उस ग्लास में आधा पानी मान लो उस ग्लास में 1 लीटर पानी आ सकता है, ग्लास का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब आपने उसमें आधा लीटर पानी भर दिया, तो पानी का वॉल्यूम आधा लीटर है, ग्लास का तो एक ही है। आपने उसमें पूरा का पूरा पानी भर दिया, तो पानी का वॉल्यूम भी 1 लीटर, ग्लास का वॉल्यूम भी 1 लीटर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलें। लेकिन आप इसमें डालेंगे, ये तो मैंने सामान्यतः वस्तुओं के लिए बताया, लेकिन आप ऐसे हेडिंग डालिए, लेकिन जल। अब देखो पानी के साथ क्या है, अब यहां पर थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सभी दुनिया की वस्तुओं का उल्टा बिहेवियर शो करता है। कहां से लेकर? 0 से लेकर 4 तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 से पीछे आप जाओ तो पानी सभी के जैसा बिहेवियर शो करेगा। 4 के आगे जाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब भी पानी और ही बिहेवियर, बाकी दुनिया के जैसा ही बिहेवियर शो करेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी उल्टा बिहेवियर शो करता है। कैसे करता है? देखिए, लेकिन जल 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, बट वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लिखिए गर्म होने पर, गर्म होने पर 0 से 4 तक अगर आप उसे गर्म करोगे, यानी कि ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। अब मुझे बताओ हीटिंग का मतलब क्या है? भाई हीटिंग का मतलब यही तो है कि पानी अगर मान लो 0 पे है, 1 पर है, 2 पर है या 3 पर है, तो आप उसे 4 तक लेकर जा रहे हैं। मैं केवल 0 से 4 की बात कर रहा हूँ। गर्म होने का मतलब तो आप 0 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और ठंडा होने का मतलब आप 4 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गर्म होने में मैंने ये सिंबल लगा दिया है कि आप 0 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी गर्म होता है, तो ये गर्म होने पर सिकुड़ता है, गर्म होने पर सिकुड़ता है, यानी कि ऑन हीटिंग इट स्क्वीजेज। स्क्वीज का मतलब ये सिकुड़ता है, इट स्क्वीजेज। अब अगर ये स्क्वीज होगा, सिकुड़ेगा, तो मुझे बताओ इसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे सिकुड़ने वाली चीज का वॉल्यूम, सिकुड़ने वाली चीज का वॉल्यूम हमेशा कम होता है, तो आप कहेंगे इसका जो आयतन है वो घटेगा, यानी कि डिक्रीजेज। और इसका जो घनत्व है, कि जो
डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो हर एक चीज को ना एक क्लैरिटी के साथ पढ़ो, डिक्रीजेज, हर एक चीज को एक क्लैरिटी के साथ पढ़ो आप। आपको सिर्फ ये नहीं रट लेना है कि पानी उल्टा बिहेवियर शो करता है, आपको ये भी याद रखना है कि पानी कहाँ उल्टा बिहेवियर शो करता है। तो पानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ ये सोचो कि दुनिया की वस्तुओं का उल्टा बिहेवियर शो करता है। यानी कि 0 से 4 तक अगर गर्म करोगे तो गर्म होने पर बाकी चीज़ें तो फैलती हैं लेकिन ये सिकुड़े। और अब आपको पता है कि सिकुड़ने पे वॉल्यूम और डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर अगर आप इसको, ये तो गर्म होने पर हो गया, अगर आप इसे ठंडा करोगे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठंडा होने पर यानी कि ऑन कूलिंग, और ठंडा होने का मतलब क्या है कि आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ बढ़ रहे हो। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने पर पानी जो है वो फैलता है, इट एक्सपेंड्स, इट एक्सपेंड्स। और एक्सपेंड होने पर अगर आप मुझसे पूछोगे इसका वॉल्यूम, आयतन, मैं कहूँगा कि देखो दुनियादारी की वस्तुएं फैलती हैं तो उनके आयतन बढ़ते हैं, लेकिन इसका आयतन घटेगा। फैलने पे आयतन बढ़ता है, मैंने क्या लिखा है, गर्म होने पर सिकुड़ेगा, आयतन घटेगा, ठीक है। और ठंडा होने पर ये फैलेगा, तो फैलने पे आयतन इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। फैलने पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप मुझसे बात पूछेंगे डेंसिटी की, घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं कहूँगा आप जानते हैं कि फैलने पर डेंसिटी जो है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, पीछे वाले में कोई मिस्टेक है क्या। देखो सामान्यतः वस्तुएं गर्म होने पर फैलती हैं, आयतन उनका बढ़ता है, घनत्व घटता है, और सिकुड़ने पर आयतन जो है वो घट जाता है और घनत्व उनका बढ़ जाता है। इंग्लिश में इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, या डिक्रीजेज इंक्रीजेज, ठीक है। इधर गर्म होने पर सिकुड़ता है, आयतन घटेगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पर बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा, सॉरी इसकी इंग्लिश में मिस्टेक हो गई है, इंक्रीज होगा, फिर तो ये भी गड़बड़ हो गया, कि हम इंक्रीज कहेंगे। तो लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा रटना है ही नहीं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर तो हमें 12th क्लास की पूरी केमिस्ट्री खोल के रखनी पड़ेगी, फिर हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, और उतना हमारे काम का नहीं है, उसमें क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगी केवल उसी चीज़ को समझ। भाई हिंदी वाले सेंटेंस के साथ मनीष इंग्लिश लिखने में आपको क्या दिक्कत होती है, ये बताओ। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले मैं हिंदी लिखूं फिर नीचे इंग्लिश लिखूं, तो फिर तो मतलब बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा मेरे लिए, एक एक शब्द की हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे लिखना। आप हिंदी हिंदी पे फोकस कर लो बच्चे, इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लोग परेशान होते हैं कि आप बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं तो सारा बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ। अब आपको इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए कि हाँ जी ये बात मुझे समझ में आ गई है कि अगर पानी को आप गर्म करेंगे, अगर पानी को आप गर्म करेंगे तो गर्म होने पर दुनिया की चीज़ें फैलती हैं, लेकिन पानी जो है वो सिकुड़ता है। और अब आप ये रटो ही मत, आप रटो यार कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो कम जगह घेरेगी, और कम जगह घेरने का मतलब उसका आयतन कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और अगर कोई चीज़ सिकुड़ रही है, सिकुड़ने का मतलब उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं, तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। फैलने पर क्या हो रहा है, ज़्यादा जगह घेर रही है, आयतन बढ़ रहा है, और डेंसिटी क्या है उसकी घट रही है, कम हो रही है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि हम पानी की या उसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ भी नहीं रटता, मैं सिर्फ एक बात याद कर लेता कि 0 से 4 पर पानी जो है 0 से 4 पर पानी जो है वो दुनिया की वस्तुओं का उल्टा बिहेवियर शो करता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। 0 से 4 के बीच में, 4 के बाद और 0 के बाद पानी सभी की जैसा बिहेवियर शो करेगा।
फिर मुझे ये समझ में आता है कि यार सिकुड़ने और फैलने पे इतना याद रख लो, घनत्व और आयतन पे क्या फ़र्क पड़ता है। सिकुड़ने और फैलने पे डेंसिटी और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप कहोगे कि यार अगर कोई चीज़ फैलेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी उसकी कम होगी, घनत्व उसका कम होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसके द्वारा घेरे गए जगह में कमी आ जाती है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब उसका आयतन कम हो रहा है। और अगर उसके सिकुड़ने पे क्या है, अणु नज़दीक आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, बस। अब 0 से 4 पे सोच लो, गर्म हो रही है तो पानी क्या है, फैलने के बजाय सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पे आपको पता है क्या होता है, 4 से 0 मतलब पानी 4 से 0 तक ठंडा होगा, तो ठंडा होने पे दुनिया की चीज़ें सिकुड़ती हैं लेकिन पानी फैलता है। बस कहानी खत्म। इतना सा आपको याद रखना है। ज़रा बताएँगे, ठीक है, मुझे ये बात क्लियर हो गई। इसलिए आप कहते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। यहाँ से आप अगला फैक्ट लिखिए, अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा नोट डाल के कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का, यानी कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का अगर आपसे पूछा जाए घनत्व, डेंसिटी, आप कहना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और अगर इसमें पूछा जाए आयतन, तो देखो आप जानते हैं कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के साथ उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि चीजें जब फैलेंगी तो आयतन बढ़ेगा बट घनत्व घटेगा, लेकिन सिकुड़ेंगी तो आयतन घटेगा बट घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप कहोगे कि अगर घनत्व मैक्सिमम है तो आयतन आपका मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। मैं कहता हूं कि दुनिया चाहे जैसे सवाल पूछे, रेलवे हमेशा उल्टा सवाल पूछेगा। दुनिया अगर डेंसिटी पूछती है तो रेलवे आयतन पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा। और आप डेंसिटी रट के जा रहे हो मैक्सिमम, फिर आप गलत कर दोगे। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि जी हाँ, मुझे आपकी बात समझ में आ चुकी है। विशेष बताओ क्या दिक्कत है यारों में। गर्म होने का मतलब आप 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं, ठंडा होने का मतलब आप 4 से 0 की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए, एक अगला नोट डालिए, और नोट है आपका, ये एक क्वेश्चन होता है, हम इसको नोट की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। नोट का मतलब वो सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं। सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं, यानी कि इन विंटर्स, पाइप ब्लास्ट। इन नलों के पाइप क्यों फट जाते हैं, देखो सर्दियों में क्या है, सर्दियों का मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता हुआ जाएगा। देखो 0 से मतलब 4 से पहले कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो आज मौसम था, कल मौसम था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हुई। तो ठंड पड़ने में कहाँ तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आओ आप। तो 10 से लेकर जब आप 4 तक आएंगे, 10 से लेकर 4 तक का मतलब क्या है, पानी नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। देखो मैं कह रहा हूँ चेंजेस जितने भी होते हैं ना वो 0 से 4 तक उल्टा चलता है, 4 के बाद वो नॉर्मल रहेगा। तो 10 से 4 पर पानी, जैसे दुनिया की चीज़ें ठंडा होने पे सिकुड़ती हैं, पानी भी सिकुड़ेगा। तो मान लो ये पाइप है, पाइप पूरी भर के चल रही है, तो पानी सिकुड़ेगा। सिकुड़ने का मतलब वो कम जगह घेरेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर सर्दी ज़्यादा पड़ी, और ये जो क्वेश्चन आता है ना ये 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ही आता है। सर्दी का मतलब है 4 से नीचे टेम्परेचर। तो 4 से नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो पानी ठंडा होने पर क्या होता है, 4 से नीचे ठंडा होने पे वो फैलता है। तो पानी अब ऐसे फैलना शुरू करेगा। अब देखो ये जो पाइप है, ये तो मान लो आपकी कास्ट आयरन की है, मतलब लोहे की है। अब लोहा थोड़े ना फैलेगा,
तो पानी इसको ऐसे दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है, फैलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाइप तो फैलेगी नहीं और पाइप क्या होगी, फट जाएगी, पानी पाइप को फाड़ के बाहर निकल जाता है। आप कहेंगे कि सर्दियों में नलों के पाइप क्यों फट जाते हैं? अब आप इसको भूल जाओ, आप याद रखो कि अगर इधर की तरफ पानी आएगा, ठंडा होगा, तो ये फैलेगा और फैलने से पाइप फट जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल का प्रसार होता है, यानी कि वाटर एक्सपेंड होता है, वाटर एक्सपेंड्स, पानी जो है वो फैलता है। इसका मतलब, चार का मतलब सिंपल चार है। ठंडा या गर्म करने का कोई मतलब नहीं है, चार का मतलब सिंपल चार है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अपना एक प्रॉपर्टी होंगी, एक टेम्परेचर होगा, उसका मतलब ठंडा या गर्म करने से है ही नहीं। एक बार नोट करेंगे और फिर हम लोग चलें अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडल का दाब। इतना पढ़ने पर बुक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई। शायद मुझे लगता है कि आपने अगर कोई भी बुक पढ़ी होगी तो पता है, मैं देखो एक बेसिक डिफरेंस क्या समझता हूँ बुक के पढ़ने में और एक टीचर के पढ़ने में। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि टीचर और बुक के पढ़ाने में फ़र्क ये है कि बुक में पढ़ी हुई चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अब अगर हमें कोई चीज़ समझ आ जाए, लिखी हुई चीज़ की बात है समझ आने की। जैसे मान लो आपको सिर्फ बोला जाए कि सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं, बट आपको ये ना बताया जाए ऐसा क्यों होता है, तो फिर आप रट रहे हो उस चीज़। बट अगर किताब में ये लिखा हुआ है कि सर्दियों में नलों के पाइप इसलिए फट जाते हैं क्योंकि पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसे होता है, वैसे होता है, मतलब आप देखो ना कि आधा घंटे में जितना मैंने बोला है, क्या उतनी बातों को किताब में लिख पाना संभव है? नहीं, इम्पॉसिबल है। किताब इतनी मोटी बन जाएगी, आप इतनी मोटी किताब खरीदोगे ही नहीं। किताबों में दरअसल फैक्ट फैक्ट लिखे होते हैं, मैं बोल कर नहीं बता पाते हैं। इस वजह से मैं मानता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक बार किसी भी टीचर से पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपने पढ़ लिया है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर आप पढ़ते रहिए आराम से किताब से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भाई अभिषेक, बिल्कुल सही है। तो ये आपके फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हमने लिक्विड के प्रेशर को बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। ठोसों का प्रेशर हमने पढ़ लिया, द्रवों का प्रेशर हमने पढ़ लिया, लिक्विड और सॉलिड का प्रेशर हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है गैस प्रेशर की। आप लिखिए गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। आपके मन में बहुत सारे सवाल हमेशा किसी टॉपिक को लेकर उमड़ते रहते हैं। मैं हमेशा आपके एक्साइटमेंट की इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे सामने टाइम की समस्या है, तो हम हर एक प्रश्न के क्यों के जवाब पे नहीं जा सकते कि ऐसा क्यों होता है, या उन सवालों पे हम बात नहीं कर सकते जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए गैसों का दाब क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है। गैसेस कौन सी गैसेस हैं भाई? गैसेस तो बहुत सारी हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ढेरों तरह की गैसेस हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ उस गैस की बात करनी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, यानी कि हवा जिसको हम बोलते हैं। तो गैसों के दाब में केवल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपने वायुमंडल में उपस्थित हवा का दाब। वायुमंडल में उपस्थित हवा का दाब, यानी कि प्रेशर ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो आप शायद ये बात जानते होंगे कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर। ये बात मैंने भी आपको बताई। और हमारे ऊपर जो हवा है, ऐसा नहीं है कि आप सूर्य तक जाएं या किसी अन्य ग्रह तक जाएं तो ये हवा हमेशा रहेगी, नहीं। ये हवा कुछ किलोमीटर तक है, और अगर मैं सही हूं तो लगभग ये किलोमीटर आपके तकरीबन 12 किलोमीटर हैं, यानी कि 12 किलोमीटर मौजूद हमारे ऊपर हवाएं हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई हवा है, ना कोई पानी है, ना कोई गैस है। और उसी चीज को हम निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं।
पर कुछ नहीं है, 12 किलोमीटर के बाद खत्म सब कुछ। मतलब वहाँ ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई गैस है। तो अब आप सोचिए, चलो 12 किलोमीटर तक देखें कि यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर तक की जो हवा है, आप देखें अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो ये लगातार आपको दबा रही है। 12 किलोमीटर ऊपर, देखिए मैं मानता हूं कि हवा हल्की है, बहुत हल्की है। अगर आप एक बर्तन में, जैसे इस बर्तन में हवा है, अगर कुछ भी नहीं है, मान लो इस गिलास में, इस कप में, तो हवा ही है, ठीक। अब हवा बहुत हल्की है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा, लेकिन अगर ये हवा 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसके दाब को आप कैलकुलेट करें, जो 12 किलोमीटर यानी आपके वायुमंडल में मौजूद हवा है, इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित हवा का दाब। अगर आप मुझसे पूछें कि ये कितना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं, वायुमंडल में मौजूद उपस्थित हवा के दाब को बोलते हैं हम वन वायुमंडलीय दाब। पूरे के पूरे प्रेशर को हमने एक वायुमंडलीय दाब कह दिया, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो दाब है हमारे पास, ये पूरा दाब जिसको हम 1 यूनिट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर आप मुझसे कैलकुलेट कराएंगे तो मैं बताऊंगा कि 1.01325 इंटू 10⁵ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब है। अभी फिलहाल ना आप 1 को हटाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो, वायुमंडल का जो दाब है 12 किलोमीटर ऊंची हवा का, वो हमारे ऊपर इतना दाब है। अब देखिए 1.01325 इंटू 10⁵ मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की डायरेक्ट जगह पास्कल लिख सकता हूं। आप ये ना सोचना कि 10⁵ का पास्कल से कोई रिलेशन है, नहीं। यहाँ आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आप पास्कल लिखो, बगैर किसी भी पावर को चेंज किए हुए, बगैर किसी वैल्यू को चेंज किए हुए। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको हमने एक नाम दिया, इतनी वैल्यू को हमने एक नाम दिया, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो मैंने इसका नाम दिया 180 एम प्रेशर। 180 एम प्रेशर। तो 180 एम प्रेशर की अगर कहीं बात लगेगी, तो आप समझ जाना कि ये उस हवा का दाब है जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1.01 गुणा 10⁵ मोटा मोटी हम इतनी ले लेते हैं। इसको पूरे को हम छोड़ देते हैं। ये अप्रोक्स है, ये भी मिल सकता है, ये भी, लेकिन दोनों नहीं मिलेंगे आपको, मेरा वादा है, एक साथ तो कोई एक मिल जाएगा। तो याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये एक मात्रक बन गया, ये एक यूनिट बन गई। तो इस यूनिट का मतलब हो गया इतना प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मान के चलिए किसी जगह पर पानी का दाब है, लिक्विड का दाब है, गैस का नहीं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट आपको। किसी जगह पर पानी का दाब है 2.02 गुणा 10⁵ इतना पानी है कि वो इतना प्रेशर लगाता है। तो अगर मैं इस पानी के दाब की तुलना हवा के दाब से करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूंगा, देखो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ भाई इसमें अगर आप 2 की गुणा करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया 2 इंटू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये हो जाएगा पूरा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मैं इतने पानी के दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना कह सकता हूं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ 3 to 5 लिख लो, कोई बात नहीं, 3 to 5 ऐसे लिखा जाए, ये तो वो सेम वैल्यू कॉपी कर। हाँ बिल्कुल अमित कुमार, आप सही कहते हैं। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इस्तेमाल है, ये होता है मौसम वगैरह की भविष्यवाणी करने में, वेदर की फोरकास्टिंग में होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है वेदर की फोरकास्टिंग में। पहले आप इसके लिए कंफर्म करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे।
एक बार सभी साथी नोट हो जाए तो थम्स अप करेंगे और कंफर्म कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमारे ऊपर मौजूद हवा जो है वो इतना दाब लगाती है और इस दाब को हम 1 एटीएम प्रेशर कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसमें कुछ बहुत मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हवा का जो दाब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं। तो इसने कहा जी एक बात बताओ, मैं तो इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ और तुम मुझे जो यूनिट दे रहे हो वो सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर वाली दे रहे हो। आप देखो ना, हमने ठोस के और द्रव के दाब में यही मात्रक तो इस्तेमाल किए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो इसने कहा कि मेरे लिए कोई स्पेशल यूनिट बनाओ। तो हम लोगों ने इसकी एक स्पेशल यूनिट बनाई। तो आगे चल के इसमें लिखेंगे कि, नोट डाल के लिखो कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने को तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मापो, पास्कल में भी मापो, कोई दिक्कत नहीं है, नप तो उसमें भी जाएगा। लेकिन इसने कहा कि यार मेरे लिए कुछ स्पेशल तो बनाओ। तो हमने एक स्पेशल यूनिट बनाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जिसका नाम बोला गया बार। एक यूनिट बनाई जिसका नाम है बार। और बार कहाँ से आती है? बैरोमीटर से। हमने पढ़ा था कि बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से ही बार आता है। अब होगा क्या कि देखो, जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ यार कहीं पे ना प्रेशर 5 पास्कल है, तो आपको केवल 5 पास्कल सुन के ये तो नहीं समझ में आया कि ये ठोस के दाब की बात चल रही है, ये द्रव के दाब की बात चल रही है, या ये गैस के दाब की बात चल रही है। आपको कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार 5 बार का प्रेशर है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये वायुमंडलीय दाब की बात चल रही है। यानी वहां पर हवा का जो दाब है वो 5 बार है। इसलिए हम थोड़ी सी स्पेशल यूनिट बनाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो गया 5 बार, तो सॉरी बार हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एक बार, इस बार को अगर हम तुलना करें तो एक बार कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने कहा जी, जैसे हमने देखो दो मात्रक देखे भाई, एक मीटर देखा, एक सेंटीमीटर देखा। फिर मैंने पूछा भाई एक मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप कहते हो 100 के बराबर है। ऐसे ही दो मात्रक हैं मेरे पास, एक बार है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो एक बार जो है वो 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो क्लियर है? अब हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिखते हैं, हम लिखते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे लिखा जाएगा। उसको हम लिखते हैं इतना। मैंने अभी आपको पीछे बताया, इतना ही तो लिख रहे हैं हम ये। अगर मैं इसको बार में लिखना चाहता हूँ, मतलब इस प्रेशर को मैं बार में पढ़ना चाहता हूँ, तो बताओ बार में कैसे पढ़ोगे? तो आप कहोगे भैया जी इतने की जगह, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह मैं बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा 1.01 बार। तो या तो आप ये कहिए कि एक वायुमंडलीय दाब इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या आप ये कहिए कि इतने बार होता है, 1.01 बार होता है। पता है प्रेशर की यूनिट्स में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ के चलेंगे तो। एक बार बताइए कि हाँ, यहाँ तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बार में कैसे बदलेंगे। तो एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और उसके आधार पर मैंने यहाँ इसको बदल लिया है। और नई नई यूनिटों की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि अलग अलग जगह पर बात चलें तो हमें चीज़ें समझ आ जाएं। अब सवाल कैसे बनेंगे? तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ एक बार में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप कहोगे जी एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। क्योंकि आप देखो ना, इतने की जगह, इतने पूरे की जगह, अभी मैंने एक चीज़ ये पढ़ी, एक फैक्ट है, फैक्ट का मतलब आपको याद रखना है कि हाँ भाई इतना होता है। ये फॉर्मूला है आपका, ये मान लो एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, और पीछे मैं ये चीज़ पढ़ ही चुका हूँ, ये चीज़ तो मैंने पीछे पढ़ी है।
एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और अगर मुझे इतने की जगह लिखना हो, मतलब मैंने देखा है कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह बार लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1.01 को एज इट इज लिखेंगे, इसकी जगह बार लिख देंगे, 1.01 बार हो गया। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा, है ना। एक बार इससे सवाल बनाते हैं और मैं देखता हूं कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है पहला, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन आप कॉपी खोल के रख लेना। अभी पता है क्या है, ये लगभग लगभग सब यूनिट ना मिलती जुलती सी हैं, तो जब इनको हम एक साथ पढ़ते हैं हल्का हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर अलग अलग पढ़ोगे तो 100% कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए पढ़ना तो आपको एक ही साथ पड़ेगा इनको, बट हल्का हल्का सा फर्क करके पढ़ लो। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे पूछेगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन होगा 1.01 गुणा 10 की पावर 4, या 1.01 गुणा 10 की पावर 5, या सी होगा 1.01, या डी होगा आपका 1.01 गुणा 10 की पावर 6। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ वन एटमॉस्फेरिक 1 atm प्रेशर को अगर आप इसमें लिखें, बार में लिखें, तो कितना लिखोगे। आप कहोगे ए ऑप्शन होगा आपके पास 1.01, बी ऑप्शन होगा 2.03, सी ऑप्शन होगा 10, डी ऑप्शन होगा 1000। बताओ कितना लिखोगे आप। एक अगला क्वेश्चन आएगा आपसे कि बताइए एक बार में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप कहोगे ए ऑप्शन है आपके पास 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12। अब बताओ इन तीन प्रश्नों के उत्तर आप कर पाओगे। तो आपको पता है कि देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो मुझे पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं लिखूंगा 1.01 गुणा 10 की पावर 5, इतना प्रेशर। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूं तो इतना प्रेशर, ठीक है। अगर बार में लिख रहा हूं, अगर मैं बार में लिख रहा हूं तो केवल मैं 1.01 लिख दूंगा बस, 10 की घात नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 10 की पावर जो है वो बार में अपने आप आ गई हैं, बार अपने आप कवर कर रहा है। उसके बाद एक बार में कितना है, आप ये भी जानते हैं कि एक बार जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 5 के बराबर होता है। तो आप कहोगे ये हो गया 10 की पावर 5। बोलो क्लियर है। इसमें कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो बी ए बी। और मुझे लगता है कि क्वेश्चंस का आंसर आप सब कर देते हैं, और पता है क्वेश्चन का आंसर पेपर में भी कर दोगे। बस आपको डर जो होता है ना, आपके डर में, मन में जो डर उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है जब आप जो स्क्रीन पे लिखा है उसके अलावा बाहर का सोचते हैं कि वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे आया, वो कैसे आया। बट जितना हम पढ़ रहे हैं, मेरा आपसे वादा है कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे। और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल हैं। अगर क्लास से पहले मैं इनके उत्तर पूछता ना, आप बार की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल कर रहे होते, और पास्कल की जगह एटीएम कर रहे होते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे होते। ये क्लैरिटी जो आपको आ रही है ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आ रही है। अब बताइए किसी सिंगल भाई बहन को कोई भी दिक्कत हो। नहीं नहीं, क्वेश्चन में ऐसा होगा ना, आप जब दिमाग में सोच रहे होते हो ना, 4 बार फालतू सोच लेते हो, क्वेश्चन सटीक आएगा और उसके साथ ऑप्शंस, तो आप ऑप्शन देख के पहचान जाओगे। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोग प्रश्नों के उत्तर कर देंगे, क्योंकि हमारी थ्योरी क्लियर है। बहुत ज़्यादा मन मन में सोचा मत करो, है ना। एक बार उसको पढ़ लो, समझ लो, आप 100% क्वेश्चन के आंसर कर देंगे, चिंता मत करिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है। हाँ विवेक, अब आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो आपको एटमॉस्फेयर अगर नहीं पता है तो ये बड़ी, थोड़ी से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन
और थोड़ा सा नॉलेज का लेवल हल्का सा एक्सटेंड करिए। अगर आप हिंदी वाले हैं तो फिर आप एटमॉस्फेयर पे ना फोकस करके वायुमंडल पे करो, उसको वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल का हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे आसपास जितने हिस्से में हवा है। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराई देता हूँ। देखिए चीज़ें क्या हैं चीज़ें इस तरह से हैं कि आप ये याद रखो कि 1 एटीएम प्रेशर का मतलब होता है हमारे ऊपर हवा का जितना दाब है। अगर हम उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं तो वो इतना हो जाएगा। अगर हम उसे बार में मापते हैं, बार में, तो ये केवल 1.01 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि बार का मतलब ऑलरेडी 10 की घात 5 है। मतलब जहां ये दिखेगा उसकी जगह हम बार लिख सकते हैं। तो मुझे जहां ये दिखा उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? बार लिख दिया। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका सारा का सारा वायुमंडल का दाब। अब आपने देखा कि बार और एटीएम प्रेशर दो नई यूनिट बनी है हमारे पास। अब टोटल प्रेशर की कितनी यूनिट हो गई? प्रेशर की यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, प्रेशर की यूनिट हमारे पास पास्कल भी है, प्रेशर की यूनिट हमारे पास बार भी है, प्रेशर की यूनिट हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर भी है, ये भी है। 4 यूनिट हमारे पास प्रेशर की बन चुकी हैं। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो मापने को तो किसी का दाब किसी में माप लो, लेकिन ये जो यूनिट है ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ निम्न में से कौन वायुमंडलीय दाब के मात्रक हैं? वायुमंडलीय दाब के मात्रक निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इस तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो ऑप्शन जो होंगे, आंसर, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर के ऑप्शन होंगे, ए में होगा कि 1 एंड 2, ए में होगा 1 एंड 2, बी होगा 2 एंड 3, सी होगा 3 एंड 4 और डी होगा आपका 4 एंड 1। तो आप कहोगे कि प्रॉपर जो स्पेशल यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो 3 एंड 4 है। इस तरह से कर लोगे, ये बिल्कुल इंग्लिश में ही आएगा। एटीएम प्रेशर को इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 मात्रक हो गए। आओ प्रेशर की एक और यूनिट पर चलते हैं जिसका नाम है टॉर। अब देखिए टॉर क्या है, टॉर के बारे में अच्छे से समझो नहीं तो रटते रह जाओगे। अच्छा, टॉर का मतलब अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं इनमें से किसी से भी नहीं है। टॉर का मतलब जो हमने अब तक पढ़ लिया, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, एटीएम प्रेशर, इनमें से किसी का मतलब टॉर से नहीं है। तो पुरानी चीजों को एक तरफ रख देना, आप जोड़ते बहुत हो, लिंक बहुत करते हो, उनको छोड़ दो। अब देखिए पारा आप जानते हैं, मरकरी आप जानते हैं। मरकरी बहुत ज्यादा भारी होता है, पारा बहुत ज्यादा भारी होता है। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मरकरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मौसम की भविष्यवाणी में। कैसे करते हैं मौसम की भविष्यवाणी में? जैसे मान के चलिए मेरे पास ये एक थर्मोमीटर है, जो तापमापी होता है आपका, वही दाब मापी भी होता है। तापमापी में भी पारा होता है, दाब मापी में भी पारा होता है, बैरोमीटर में भी मरकरी ही होता है। देखो ये मरकरी है, ये पारा है। इतने में मान लो यहां तक ये पारा भरा हुआ है, इतना इतना ये पारा भरा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर अगर मौसम आपका खराब होने वाला है, यानी कि जैसे आंधी तूफान आने वाले हैं, तो आंधी तूफान का मतलब क्या है? अब हर चीज को रिलेट करना यहां पर काम आएगी आपकी बर्नौली की थ्योरम। मैंने कहा था मौसम की भविष्यवाणी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर किसी जगह पर आंधी तूफान आने वाले हैं, इस बात का क्या मतलब है कि उस जगह पर पीछे से हवाएं बहुत तेजी से आ रही हैं। और भैया जी हवाएं बहुत तेजी से क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर दाब की कमी है, यानी यहाँ पर प्रेशर का ड्रॉप है। तो देखिए अचानक से मान लो जिस भी वजह से हुआ हो, चाहे वो जो वजह हो, अचानक से जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर प्रेशर कम हो जाए, यहाँ पर अगर दाब कम हो जाए, प्रेशर का ड्रॉप हो जाए, अगर सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि आसपास की जो हवाएं हैं वो यहाँ इस जगह को भरने के लिए आने लगेंगी। मतलब जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ और मान लो हवा है अभी 10 किलोमीटर दूर, तो 10 किलोमीटर दूर की हवा यहाँ आने लगेगी और मुझे पता है कि इनको आने में 1 घंटा है। अभी 10 किलोमीटर दूर से हवाएं 1 घंटे में आएंगी। तो मैं प्रेशर का ड्रॉप होते ही अगर मैं इस ड्रॉप को पहचान लूं तो मैं 1 घंटे पहले भविष्यवाणी कर दूंगा कि भैया आंधी तूफान आने वाले हैं। अब प्रेशर का ड्रॉप कैसे मापा जाता है? देखो जब प्रेशर गिरेगा, दाब गिरेगा, तो दाब का मतलब क्या है कि आपके इसमें जो पारा भरा हुआ है, मरकरी जो भरा हुआ है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। मरकरी, तो मरकरी नीचे आना शुरू हो जाएगा, पारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसी से मुझे पता लग जाएगा कि 1 घंटे बाद आंधी तूफान आने वाले हैं। कुल मिलाकर पारा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर वगैरह की फोरकास्टिंग में। ये बात मुझे समझ में आ जाती है। इसलिए
पारे के दाब के लिए हम एक स्पेशल यूनिट बनाते हैं। मरकरी के प्रेशर के लिए हम एक स्पेशल यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है टॉर। तो टॉर किसका मात्रक है? टॉर है पारे के दाब का मात्रक, पारे के दाब का मात्रक। पहले ये बात समझो, यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ मरकरी। बताओ ये बात सभी को क्लियर है? अब सुनो, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि वन टॉर कब कहा जाएगा? एक टॉर किसे कहा जाएगा? वन टॉर कितने को बोला जाएगा? तो सुनो, जब इस थर्मोमीटर में आप 760 mm, कितना, 760 mm की ऊंचाई तक पारा भर दोगे, जैसे हमने एक बर्तन में पानी भरा था, वो कुछ प्रेशर लगा रहा था, वैसे ही अगर 760 mm पारा तुम भर दोगे, 760 mm, सॉरी पहले रुको एक सेकंड रुको, 760 को छोड़ो, 760 को छोड़ो। आप याद रखना, एक टॉर का मतलब क्या है कि 1 mm पारे ने जितना प्रेशर लगाया। भाई मैंने इसमें 1 mm पारा भरा, मान लो यहां तक मैंने 1 mm पारा भरा, 1 mm Hg है, ये मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। तो 1 mm पारा जितना दाब यहां पर लगा रहा होगा उसको मैं एक टॉर बोल दूंगा, खत्म। एक टॉर का मतलब होता है 1 mm ऑफ Hg प्रेशर, यानी कि पारे के 1 mm का दाब। बस, कि पारा जितना 1 mm पारा जितना प्रेशर लगाएगा उसको मैं 1 टॉर बोल दूंगा। फटाफट से बताइए, फिर दूसरी क्लास का समय हो चला है कि हाँ आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो टॉर जो है वो एक अलग ही तरह का मात्रक है, वो दुनियादारी से हटके बिल्कुल मात्रक है और वो प्रेशर के लिए स्पेशल है। अब लोग क्या करते हैं कि टॉर में बाकी सारी चीजों का प्रेशर मापने लगते हैं। जैसे किसी की चाहत हुई कि भैया जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको टॉर में कितना बोलोगे? तो सुनो सुनो मेरी बात को, एक बच्चे की चाहत थी, उसने मुझसे पूछा भैया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm प्रेशर, यानी कि पास्कल में कितना होता है वो? 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मैं इसको बार में मापता हूं तो मैं इतना बार कह देता हूं। उसने कहा इसे मुझे आप पारे के प्रेशर में भी बताओ, यानी कि इतना प्रेशर कितनी ऊंचाई तक का पारा लगाएगा। भाई अगर 1 mm पारा एक टॉर लगा रहा है, मुझे बताना है इतना प्रेशर कितनी ऊंचाई तक का पारा लगाएगा। तो मैं भाई पारा भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, इस प्रेशर को मेजर करता जा रहा हूं। मान लो यहां तक हो गया 1.01 10⁴, यहां हो गया 1.01 10⁵। तो यहां पर जो मैंने पारा मापा वो आया 760 mm। तो 760 mm पारे का जो दाब है, 760 mm पारे का दाब, यानी कि 760 mm ऑफ Hg जो प्रेशर लगाएगा वो इतना होता है, और इसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब उम्मीद है आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा कि 760 का क्या रिलेशन है, टॉर का क्या रिलेशन है, 1 mm ऑफ Hg का क्या रिलेशन है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है भैया, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। एक साथ इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो बहुत सारी यूनिट हो गई हैं, बहुत सारी संख्याएं हो गई हैं, और सिर्फ सारा खेल इनको याद रखने का ही। आप याद रख पाए तो आप कर जाओगे, नहीं तो फिर इनमें आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो सकता है। अब मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।